प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं प्रोफेसर ए.के. मलिक आज आपके समकक्ष आपको रूबरू हुआ हूं। मैं मनोविज्ञान का अध्यापक हूं और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में 40 वर्ष मनोविज्ञान पढ़ाया और वहां मैं मनोविज्ञान विभाग का विभागाध्यक्ष भी रहा। दीक्षा क्लासेस की तरफ से आज हम लोगों ने एक छोटे स्मॉल सीरीज डिसाइड किया कि जिसमें हम आपको मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के कंसेप्ट्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके हर शिक्षा भर्ती में है। रीट में है, लेवल 1 में है, लेवल 2 में है, सेकंड ग्रेड में है, अभी रीट आप जो फाइनल एग्जामिनेशन के लिए आओगे उसमें है, पीटीआई में है, फर्स्ट ग्रेड में है। यानी कोई भी शिक्षक भर्ती ऐसी नहीं होगी जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक नहीं होगा। आप आरएस एग्जाम में जाओगे तो वहां जब आप मेंस में आओगे तो वहां भी बिहेवियर के नाम से मनोविज्ञान का टॉपिक जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो कहने का मतलब मनोविज्ञान आपके हर कंपटीशन के अंदर, प्रतियोगिता परीक्षा में आता है। जहां तक मनोविज्ञान के बारे में मैं एक बात आपको पहले स्पष्ट कर दूं, मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसे आप रट कर नहीं कर सकते, क्योंकि यहां सवाल तथ्यात्मक कम होते हैं, यहां सवाल कंसेप्ट्स के होते हैं, यहां सवाल एप्लीकेशन के होते हैं। कंसेप्ट को देकर किसी एग्जाम्पल के द्वारा उसको आपको आंसर करना होगा। कहने का मतलब ये प्योरली टेक्निकल है। जब तक आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक आप प्रश्नों का हल करने में आपको दिक्कत आएगी और अपने क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। इसलिए दीक्षा क्लासेस की तरफ से आज हम लोगों ने आपके सामने एक नया आह्वान किया है कि मैं जैसे मनोविज्ञान में बहुत सारे टॉपिक हैं। मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार की विधियां क्या हैं, अधिगम किसे कहते हैं, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व को प्रभावित कौन करेगा, कौन से कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, हाउ टू असेस द पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का मूल्यांकन कैसे करेंगे, अभिप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है, कैसे छात्रों को मोटिवेट किया जाए, एक शिक्षक कैसे मोटिवेट कर सकता है, बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि का मापन कैसे करेंगे, बुद्धि के सिद्धांत क्या हैं, बुद्धि के प्रकार क्या हैं, इत्यादि इत्यादि ऐसे अनेक विषय आपके सामने होंगे जो आपको क्लियर करने होंगे। तो आज पहला जो मेरा मानस बना कि आपको सबसे पहले आज बुद्धि लब्धि और उसके मापन के बारे में चर्चा की जाए। यह केवल एक कंसेप्ट क्लैरिटी का आपके सामने क्लास होगा, जिससे आपको मनोविज्ञान का एक आइडिया लगेगा कि किस प्रकार हमें मनोविज्ञान को पढ़ना और समझना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि मैं किसी वो नहीं कह रहा हूं किताब के बारे में। कई बार किताबों में भी प्रिंटिंग एरर होती है, किताब लिखने वाले मनोविज्ञान के नहीं होते हैं, तो वहां भी त्रुटियां होती हैं। इसलिए यहां कंसेप्ट क्लैरिटी जो है उस पर आपको जोर देना चाहिए, इंफेसिस देना चाहिए। अब एक बड़ा कॉमन टॉपिक है जिस पर अक्सर 99% सवाल भी आता है, वो आपका है बुद्धि लब्धि। कि बुद्धि लब्धि क्या है, इसका मापन कैसे करेंगे। अब जब आप मापन की बात करते हो तो किसी भी वस्तु का मापन, कोई भी ले लीजिए, किसी भी वस्तु का मापन आप दो प्रकार से कर सकते हो। मेजरमेंट कैन बी डन बाय द टू वेज। दो तरीके हैं मापन करने के। एक को कहते हैं क्वालिटेटिव और दूसरे को कहेंगे क्वांटिटेटिव। यानी इसको हिंदी में आप कहोगे गुणात्मक मापन और इसको कहोगे मात्रात्मक मापन। गुणात्मक मापन वह मापन होता है जब आप किसी विशेषता, किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर किसी वस्तु का मापन करते हो, उसे गुणात्मक कहते हैं। और जब आप संख्याओं के आधार पर मापन करते हो तो उसे मात्रात्मक कहते हैं। मैं आपको हर चीज एग्जाम्पल के साथ क्लियर करूंगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा मनोविज्ञान में जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक प्रश्नों का हल करना मुश्किल हो जाता है। अब विशेषताओं के आधार पर और मात्रा के आधार पर, मात्रा का मतलब मैंने कहा नंबर, संख्या, और यहां मैंने आपसे क्या कहा, गुण, विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉपर्टी, उसके आधार पर। जैसे मैं ये कहूं मेरे हाथ में मार्कर है, एक पेन है, मैं ये कहूं ये पेन छोटा है और ये पेन लंबा है। अब जैसे मैंने छोटा और लंबा कहा, मैं मात्रा की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं किसकी बात कर रहा हूं? इसकी विशेषता की, इसकी लंबाई के गुण की बात कर रहा हूं। यह मेरा मापन क्या हो गया? गुणात्मक। और अगर मैं कह दूं कि यह पेन 10 सेंटीमीटर 10 इंच का है और यह पेन 6 इंच का है, अब मैंने किसका उपयोग कर लिया? मैंने उपयोग कर लिया संख्या का। यह क्या बन गया? मात्रात्मक। यह भारी है, यह हल्का है, गुण। गुणात्मक, ये 5 किलो है, ये 10 किलो है, 5 केजी 10 केजी, मात्रा आ गई, ये क्या बन गया? मात्रात्मक। ध्यान से इसको कंसेप्ट को बेटा समझते जाना। ये क्या बन गया? मात्रात्मक। ये बच्चा प्रतिभाशाली है, ये बच्चा एवरेज है, औसत है, ये औसत से कमजोर है, ये क्या बन गया? गुणात्मक। क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूं? गुण की बात कर रहा हूं। और अगर मैं कह दूं इसका आईक्यू या इसके मार्क्स 75 हैं, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मात्रा की बात कर रहा हूं। यह मापन क्या कहलाया? मात्रात्मक। तो बुद्धि लब्धि, जिसको इंटेलिजेंस कोशेंट आप अंग्रेजी में कहते हो, संक्षेप में, शॉर्ट में, इसको एब्रिविएशन में इसको आईक्यू बोलते हो। रोज अपन बात करते हैं उसका आईक्यू इतना है, उसका आईक्यू इतना है, लेकिन आईक्यू है क्या इसके बारे में हम जानते ही नहीं है। एक लेमैन के कंसेप्ट को लेकर चलते हैं। तो आईक्यू जो है यह बुद्धि का मात्रात्मक मापन है। आईक्यू इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द इंटेलिजेंस। ही इज जीनियस, प्रतिभाशाली है, एवरेज, ये बनेगा गुणात्मक, जो मैं आगे चलकर आपको टेबल में बताऊंगा। लेकिन जैसे मैंने कहा उसका आईक्यू 110 है, उसका आईक्यू 105 है, वो 130 है, वो 140 है। द मोमेंट आई यूज नंबर, जिस क्षण मैं नंबर को यूज करता हूं, वो मेरा क्या बन गया? मात्रात्मक। इस पॉइंट से आपको मात्रात्मक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि मात्रात्मक क्या है। अब इसको आप ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा एक एडवांस पॉइंट लेके चलूंगा, जो आपको पुस्तकों में भी कम दिखने को मिलता है। ये जो मात्रात्मक मापन है, नंबर, ये मात्रात्मक मापन 2 प्रकार का होगा। ये 2 प्रकार का होगा। एक मापन को कहते हैं खंडित मापन, खंडित मापन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रीट, डिस्क्रीट। और दूसरा कहलाएगा निरंतर मापन, निरंतर मापन, यानी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मेजरमेंट। मैं आपको क्वेश्चन भी इस पर बताऊंगा कि आप ऑब्जेक्टिव पेपर में सवाल क्या बनता है। और यहां बहुत बढ़िया एक सवाल टेक्निकल आपको देखने को भी मिलेगा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। आप ध्यान से सुनिएगा। खंडित, खंडित का अर्थ यह होता है जिस संख्या का विभाजन, डिवीजन ना किया जा सके, वो आपका खंडित कहलाता है। द नंबर विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इज कॉल्ड डिस्क्रीट। और जिस संख्या का विभाजन किया जा सके, विच कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड, उसको आप कंटिन्यूअस कहते हो। अब मैं आपको एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लाइक वाटर कंसेप्ट होना चाहिए, तब आपको साइकोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में आनंद आता है। और मेरा प्रयास यही है कि आपको कंसेप्ट जो है वो पानी की तरीके से साफ करके दिमाग में आपके डालूं। अब देखिए, मेरे पास एक स्टूडेंट आया, मैंने पूछा भाई तो एक आपका दोस्त खड़ा है। कहता हां जी। मैं कहा बताओ, आप अपने परिवार के बारे में बताओ। वो कहता है मेरा परिवार तो लंबा चौड़ा है, बड़ा है, और इसका परिवार छोटा है। जैसे वो कहता है परिवार बड़ा है या छोटा, क्या बन गया? गुणात्मक। किसकी बात हो रही है? गुण की बात हो रही है। अब उसने कहा कि सर मेरे परिवार में 5 मेंबर हैं, इसके परिवार में 10 मेंबर हैं। जैसे वो 5 और 10 कहा, यह क्या बन गया? मात्रात्मक बन गया। क्योंकि इसमें क्या लग गया? इसमें हमारा नंबर आ गया, न्यूमरल आ गया। क्लियर? अब ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने कहा 5 मेंबर कौन से हैं भाई, बताओ, उनको लिखो। तो वो कहता है मेरे परिवार में 1, 2, 3, 4 और 5 लिख दिया। अब मुझे बता दीजिए कि क्या 1 और 2 के बीच का जो गैप है उसको डिवाइड कर सकते हैं? क्या मैं कह सकता हूं कि इसके परिवार में 1.2 मेंबर हैं, 1.3 मेंबर हैं, 1.4 मेंबर हैं? अपन नहीं कह सकते। अब जहां डिवीजन संभव नहीं है, यह क्या बन गया? आपका खंडित। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी मैदान में हैं?
11। जैसे 11 कहा, ये क्या बन गया? मात्रात्मक। प्लेयर 1 2 3 4 5 6। कैन यू से, क्या आप कहते हो कि 1.5 मेंबर खेल रहा है, 1.6 मेंबर खेल रहा है? क्योंकि डिवीजन नहीं हो सकता, इसको क्या कहा गया? खंडित मापन कहा गया। अब जरा निरंतर पे मैं आ जाऊं। आपने कहा कि सर ये लाइन छोटी है, ये लाइन बड़ी है, ये क्या बन गया? गुणात्मक, छोटी बड़ी। आपने कहा ये लाइन 2 सेंटीमीटर है और ये लाइन 3 सेंटीमीटर है। अब मुझे बताइए, ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, अब ये क्या हो गया? कौन सा मापन हुआ? मात्रात्मक। क्या 2 और 3 के बीच का जो गैप है, क्या इसका विभाजन हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपके पास स्केल होती है, पैमाना होता है, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5। जैसे 2.9 पर आओगे, ये क्या बन गया? 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब 2 से 3 तक पहुंचने के लिए कंटिन्यूटी है, निरंतरता है। यह मापन क्या बन गया? निरंतर। क्लियर? परिवार में एक मेंबर 2 मेंबर के बीच में पहुंचने के लिए 1.1 1.2 नहीं कह सकते, वो क्या बन गया? खंडित। आपका टाइम, समय को ले लीजिए, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, 1 मिनट 1 सेकंड, 1 मिनट 2 सेकंड, 1 मिनट 59 सेकंड होते ही क्या बन गया? 2 मिनट। टाइम क्या हो गया? निरंतर मापन हो गया। टेक द रुपया, रुपीस, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया, 1 रुपया 1 पैसा, 1 रुपया 2 पैसा करते जाइए। जैसे 1 रुपया 99 पैसे हुए, ये क्या बन गया? 2 रुपए। 1 और 2 रुपए में पहुंचने में निरंतरता है। वेट, 1 किलो 1 ग्राम, 1 किलो 2 ग्राम, 1 किलो 3 ग्राम। क्लियर? तो जिसको हम विभाजन कर सकें, उसको विभाजन ना कर सके, वो मेरा खंडित होगा, और जिसको विभाजन कर सके, वो मेरा मापन कंटिन्यूस होगा। बुद्धि लब्धि, ये मैंने पॉइंट क्यों बताया बेटा, ध्यान से सुनना। बुद्धि लब्धि आईक्यू, बुद्धि का गुणात्मक मापन है। ये बुद्धि लब्धि इसका मात्रात्मक मापन है, जो कि खंडित की श्रेणी में आता है। आईक्यू इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस विच कम्स इन द कैटेगरी ऑफ डिस्क्रीट, क्योंकि आईक्यू कभी भी डेसिमल में नहीं होगा। यह मैं आपको प्रमाणित अभी करके भी दिखाऊंगा। आईक्यू कभी भी दशमलव में नहीं होगा। इसलिए अगर सवाल आ गया, ध्यान से सुनिएगा, आईक्यू बुद्धि का कौन सा मापन है? पहला ऑप्शन गुणात्मक, दूसरा मापन, दूसरा जो ऑप्शन है मात्रात्मक, तीसरा मात्रात्मक निरंतर, और चौथा ऑप्शन मात्रात्मक खंडित। तो अपना आंसर होगा मात्रात्मक खंडित। क्लियर? ये एक ऐसा टफ क्वेश्चन है जो आपको क्लैरिटी भी चाहिए, और बुक्स में खंडित के बारे में लिखते भी नहीं है। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आईक्यू जो है ये आपकी बुद्धि का एक खंडित मापन है, जो कि मात्रात्मक की श्रेणी में आता है। तो पहला जो पॉइंट हम लोग क्लियर करना चाह रहा था मैं आपको, वो यही था कि आईक्यू क्या है, आईक्यू को किस मापन की श्रेणी में लेंगे। अब प्रश्न उठता है, आईक्यू है क्या? हम बड़े आराम से बोल देते हैं उसका आईक्यू इतना। आईक्यू की है क्या? डेफिनेशन क्या है? आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया? आईक्यू का कंसेप्ट, आईक्यू का, मैं रिपीट कर रहा हूं, आईक्यू का कंसेप्ट 1912 के अंदर स्टर्न ने दिया। STERN, आईक्यू का कंसेप्ट 1912 के अंदर स्टर्न ने दिया। यहां पर कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन ये है, कुछ जगह पर लोग कहते हैं कि आईक्यू का कंसेप्ट टर्मन ने दिया, जो कि गलत है। आईक्यू का कंसेप्ट टर्मन ने नहीं दिया। टर्मन ने केवल 1916 में आईक्यू को अपने टेस्ट में यूज किया था। आईक्यू के कंसेप्ट को उपयोग में लाने वाला पहला व्यक्ति टर्मन था, उपयोग में लाने वाला। द पर्सन यूज द कंसेप्ट ऑफ आईक्यू इन हिज टेस्ट, और उस टेस्ट का नाम था, आगे कभी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, उस टेस्ट का नाम था स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट। टर्मन वाज अमेरिकन, और जो बिने जिन्होंने बनाया था वो फ्रेंच के थे।
आप खुद अंदाज लगाइए टर्मन कैसे पहले हो सकता है। टर्मन तो आया ही इंटेलिजेंस में 1916 में, और जबकि कंसेप्ट किस में आ गया था, 1912 में। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि आईक्यू का कंसेप्ट किसने सबसे पहले दिया, तो आंसर होगा स्टर्न। और अगर आ गया कि पहले उपयोग करने वाला कौन था, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड, तो आंसर होगा आपका उसके अंदर टर्मन। ईयर होगा 1916। द नेम इज टर्मन, TERMAN, who was working in the Stanford University, अमेरिका, जो अमेरिका की स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में काम करते थे। आगे आपको पता चलेगा कि बिने का टेस्ट जो था, इन्होंने अमेरिकन कल्चर के अडॉप्ट किया था 1916 में। तो स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट में टर्मन ने पहली बार आईक्यू का यूज किया था। अब आपके दिमाग में यह सवाल खटक रहा होगा, और आना भी चाहिए कि सर हम बात तो कर रहे हैं, फिर आईक्यू है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। अब मैं आईक्यू को परिभाषित करने जा रहा हूं। आईक्यू इज द रेशो ऑफ मेंटल एज एंड एक्चुअल एज। ये आपके मानसिक आयु और आपकी वास्तविक आयु का अनुपात है। आईक्यू इज द रेशो ऑफ मेंटल एज, MA अपॉन CA। MA का मतलब है यहां पर, MA इज योर मेंटल एज, और CA का मतलब है यहां पर, CA इज योर क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको आप बायोलॉजिकल एज भी कह सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ से आज तक आप कितने साल के हुए, 10 के हुए, 20 के हुए, 25 के हुए, 30 के हुए, 40 के हुए। आपकी मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात, रेशो, इसकी परिभाषा है। मैं 40 वर्ष से मनोविज्ञान सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। जब मैं बच्चों को पूछता हूं कि आईक्यू का बेटा परिभाषा बताओ, तो आंसर क्या मिलता है, आंसर मिलता है सर आईक्यू इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। ये आईक्यू निकालने का फार्मूला है, ये सूत्र है, परिभाषा नहीं। अगर परिभाषा पूछे तो उत्तर होगा मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात, रेशो। और अगर सूत्र पूछे तो क्या होगा, MA अपॉन CA इंटू 100। टर्म ने यही किया था, रेशो MA अपॉन CA, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके इन्होंने पहली बार टर्म ने 1916 में यूज किया था। आई एम अगेन रिपीटिंग, द फर्स्ट पर्सन हु गेव द कंसेप्ट ऑफ आईक्यू वाज स्टर्न in 1912, and the person who used IQ for the first time was टर्मन in 1916, in which test, किस परीक्षण में, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापनी। अब मैं आपको यहां पर करके दिखाऊंगा। मैंने अभी आपसे कहा आईक्यू कभी भी डेसिमल में नहीं होगा, इसलिए आपने उसको खंडित डिस्क्रीट की कैटेगरी में रख दिया। इस सूत्र में 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज नहीं है, प्रतिशत नहीं है, मात्र इसलिए की जाती है ताकि डेसिमल को हटाया जा सके। टू रिमूव द डेसिमल को हटाने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मैं आपको करके दिखाऊंगा। एक स्टूडेंट है जिसकी मेंटल एज 18 साल है और वह बच्चा 16 साल का है। मैंने सीए कहा, सीए इज नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। सीए का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, आपकी वास्तविक आयु, डेट ऑफ बर्थ से आपकी जैविक आयु, बायोलॉजिकल आयु, एज, जो इसको कोई भी नाम दे दीजिए। एक 16 साल का बच्चा है और उसकी मेंटल एज है 18 साल। अब उसका आईक्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन आएगा, आ गया। अब इसके लिए आप क्या करोगे, फार्मूला लगा दीजिए, 18/16 इंटू 100, 18/16 इंटू 100 आपने कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इस 18 को 18 को 16 से डिवाइड कर दीजिए। 1 पर गया, 8 में 6 गया 2, अब डेसिमल आ गया 0, 16 फिर 1 पर गया, 10 में 6 गया 4, 0, 2 डेसिमल तक अपन यूजुअल निकालते हैं। अब ये 2 पर चला गया, 16 2 जा 32। अब देखिए अपन यहां लिखा था 18/16 इंटू 100। जब 18 को 16 से डिवाइड किया तो ये आया 1.12। नाउ दिस इज इक्वल टू 1.12 इंटू 100। 100 पड़ा हुआ है।
अब आपने 1.12 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 11200। डेसिमल कितने के बाद? 2 के बाद इधर से लगता है, आप जानते ही हो। अब ये डेसिमल लगा, आईक्यू कितना हो गया? 112। तो आईक्यू कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा, बी ए श्योर। क्लियर? इसलिए ये दिमाग में रखना। इसीलिए मैंने कहा कि ये एक प्रकार का खंडित मापन है, जिसको कि डेसिमल 100 से मल्टीप्लाई मात्र इसलिए करते हैं कि डेसिमल को उठाया जा सके। कभी कभी, ध्यान से सुनना, कभी कभी हम लोग पेपर में क्वेश्चन में क्या कर देते हैं, आपको कह देंगे कि एक बच्चा है जिसकी मानसिक आयु 18 साल है, वास्तविक आयु 16 साल है, उसका आईक्यू क्या होगा? अब पहला ऑप्शन में दे रहा हूं, ए 1.12, बी 11.2, सी 1.1 और डी मैं कर दे रहा हूं 112। ऐसे क्वेश्चन में आपको गुणा भाग फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डेसिमल में हो ही नहीं सकता। ये डेसिमल में है, गलत ऑप्शन। ये डेसिमल में है, गलत ऑप्शन। ये डेसिमल में है, गलत ऑप्शन। ये बिना डेसिमल के दिस इज द राइट ऑप्शन। इसमें जो आप गुणा भाग के टाइम बचाओगे वो आपको टफ क्वेश्चन को समझने में काम आ जाएगा। हां, अगर ऑप्शन है ए 120, बी 110, सी 112 और डी 114, अब मेरा आईक्यू किसी में भी हो सकता है। ऐसे में आप जैसे मैंने 18/16 डिवाइड करके 1.12 और 100 से मल्टीप्लाई किया, यहां आप इसको उस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो आईक्यू जो है ये मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात है, ये परिभाषा है। और निकालने का जो सूत्र है वो MA/CA इंटू 100 है। 100 से गुणा इसलिए करते हैं ताकि दशमलव को हटाया जा सके, क्योंकि नंबर लग गया, मात्रात्मक मापन है, डेसिमल नहीं है, तो क्या हो गया? खंडित डिस्क्रीट मापन है। नाउ एक पॉइंट मैं आपको और क्लियर करूंगा आज। आपके सबके मन में ये जिज्ञासा, जो भी इसको देखेगा सुनेगा, मन में जिज्ञासा होगी कि सर ने कह तो दिया कि MA/CA, अब आपकी वास्तविक आयु तो पता चल गई कि आपका बर्थ कब हुआ। आपका बर्थ मान लीजिए किसी बच्चे का 2000 में हुआ, तो अभी चल रहा है 2022, तो 22 साल का हो गया, वो तो पता चल गया। ये मेंटल एज कहां से आएगी? ये मानसिक आयु क्या है? मानसिक आयु बताना ना मेरा काम है, ना आपका काम है, ना आपके परीक्षक का काम है। यह काम है उस विद्वान का जिसने परीक्षण बनाया है। Who has made psychological test? मान लीजिए मैंने एक साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाया बुद्धिमापन के लिए, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा टेस्ट किस एज की बुद्धि के लोगों के लिए बनाया गया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो 4 साल के बच्चे की भी मापे और 60 साल के वृद्ध की भी मापे, क्योंकि क्वेश्चंस की डिफिकल्टी उसके अकॉर्डिंग होगी। तो मैंने कहा कि मेरा टेस्ट जो है ये 12 साल के से लेकर 18 साल के लोगों की बुद्धि का मापन करेगा। क्लियर? मैं कौन? आई एम द टेस्ट कंस्ट्रक्टर। मैं टेस्ट बनाने वाला मनोवैज्ञानिक। मार्केट में लाने से पहले कभी मौका मिलेगा तो आपको बताऊंगा। टेस्ट की परिभाषा यही होती है कि मानकीकृत होता है, उसमें विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, वैधता, मानक अंक, ये सारे ज्ञात किए जाते हैं। ये प्रोसेस है बनाने का साइकोलॉजिकल टेस्ट का। उस टेस्ट को बनाते समय आप ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा कि 12 से 18 भी मार्केट में टेस्ट नहीं आया, यूजर के हाथ में नहीं आया, मैं बना रहा हूं। अपन बाजार से सब्जी लाते हैं, फिर धोते हैं, फिर काटते हैं, फिर उसको छौंकते हैं, फिर जाके उसमें मसाले डालते हैं। इसी प्रकार टेस्ट बनाने के लिए हमें एक प्रोसेस करना पड़ता है। अब मैंने क्या किया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं कौन? टेस्ट कंस्ट्रक्टर, परीक्षण बनाने वाला। मैंने क्या किया, यहां मैं लिख रहा हूं एज और यहां मैं लिख रहा हूं मार्क्स, अंक। मैंने 12 साल के 400, 500, 600 बच्चे लिए और उन पर अपना टेस्ट दे दिया। अब मान लो अपन उदाहरण के लिए 400 बच्चे लेके चलते हैं। 12 साल के 400 बच्चे लिए, मैंने अपना टेस्ट जो बनाया है वो उन पर दिया। अब उन 400 बच्चों के मार्क्स आ जाएंगे, उनके अंकों का मैं एवरेज औसत निकाल दूंगा, वो एवरेज आ गया 48। फिर मैंने 13 साल के 400 बच्चे लिए, उन पर अपना टेस्ट दिया, उनके नंबर आ गए 52। फिर मैंने 14 साल के बच्चे लिए, फिर 400 बच्चे
14 साल के लिए उनका आ गया 58, फिर मैंने 15 के लिए उनके मार्क्स आगे 65, फिर मैंने 16 के लिए उनके आगे 70, फिर मैंने 17 के लिए उनका आ गया 74, फिर मैंने 18 साल के लिए उनके नंबर आगे 81। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे टेस्ट पर 12 साल का बच्चा कितने अंक प्राप्त करता है? 48। 13 साल के बच्चे कितने अंक प्राप्त कर रहे हैं? 52। 14 के कितने कर रहे हैं? 58। 15 के 65, 16 के 70, 17 के 74 और 18 के 81। ध्यान से इसको सुनिएगा, कैसे मैं मेंटल एज आपको निकालनी बता रहा हूं। अब ये टेस्ट मैंने बना दिया, ये सारा जिसमें हम ये सारी सूचनाएं देते हैं टेस्ट में, उसको कहते हैं मैनुअल, जिसमें टेस्ट का डिटेल होता है। ये सारा प्रिंटेड यूजर के सामने होगा। अब आपके सामने, आप स्कूल में लगे, आपके पास 15 साल का बच्चा है जिसकी बायोलॉजिकल एज यानी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है? 15 साल। सीए यानी उसकी वास्तविक आयु कितनी है? 15 साल। अब आपने 15 साल के उस बालक पर, विद्यार्थी पर मेरा टेस्ट दे दिया। उस टेस्ट में उस बच्चे के अंक आए 70। अब मैं ये देखूंगा कि इस तालिका में 70 अंक पाने वाले बच्चों की एज क्या थी। अब 70 अंक पाने वाले बच्चों की एज क्या थी? क्या है? 16। इसका मतलब 15 साल का होते हुए भी उसके अंक 16 साल के बच्चे के बराबर है। 15 का होते हुए भी, एक्चुअल एज 15 का होते हुए भी उसका परफॉर्मेंस 16 साल के बच्चे के बराबर है। ये 16 साल उसकी बन गई मेंटल एज। इसका मतलब 15 का है और 16 के बराबर काम कर रहा है, उसका मानसिक विकास या मेंटल एज 16 साल के बराबर हो गई। अब आपको मेंटल एज 16 मिल गई, ये 15 मिल गई, फार्मूला लगा के आईक्यू निकाल दीजिए। वो बच्चा है 15 साल का, उसके मार्क्स आए मान लीजिए 48। अब मैं ये देखूंगा कि 48 अंक पाने वाले बच्चों की एज क्या थी। अब इनकी एज है 12 साल, इसका मतलब 15 का होते हुए भी उसका परफॉर्मेंस किस एज के बराबर हुआ? 12 साल के बराबर हुआ। तो उसकी मेंटल एज कितनी हो गई? 12। एक्चुअल एज कितनी है? 15। अब मैं फार्मूले में लगा दूंगा 12/15 इंटू 100। इसको जब मैंने लगा दिया, आप फार्मूले से कैलकुलेट कर दीजिए, आईक्यू आपके सामने आ जाएगा। तो मेंटल एज जो है ये इस टेबल से निकलेगी और दिस टेबल विल बी गिवन बाय, ये टेबल दिया जाता है उस विद्वान के द्वारा, उस मनोवैज्ञानिक के द्वारा जो कि टेस्ट को बनाता है। इसलिए आईक्यू में बड़ी गलत धारणाएं हैं। मैगजीन्स के अंदर 4-10 क्वेश्चन आ जाते हैं और कहते हैं अपना आईक्यू टेस्ट करो। वो स्टैंडर्ड नहीं है, मानकीकृत नहीं है, वो भ्रम है। टेस्ट वही है जो मनोवैज्ञानिक, जो मनोविज्ञान का टीचर बनाता है और ये सारी आपको इंफॉर्मेशन देगा। तो मेंटल एज आपको मिलेगी मैनुअल के अंदर, एक्चुअल एज आपके सामने है, अंक आपको टेस्ट मिल जाएंगे, जो आप बच्चे पर टेस्ट दोगे उसके मार्क्स, आप मार्क्स के हिसाब से मेंटल एज निकाल देंगे। आपको एक्चुअल एज पता ही है और आप क्या करोगे? उसके आईक्यू को कैलकुलेट कर दोगे। तो इस प्रकार जो आईक्यू है ये मानसिक और वास्तविक आयु का अनुपात है, जिसको 100 से गुना करते हैं डेसिमल को हटाने के लिए। और कैसे मेंटल एज निकाली जाएगी, इसका मैंने एक शॉर्ट एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास किया। नाउ क्वेश्चन ये है, प्रश्न ये है, हम कई बार कहते हैं यार वो तो बड़ा जीनियस है, वो तो बड़ा प्रतिभाशाली है, ये तो औसत बच्चा है, ये तो मंद बुद्धि है, ये इसकी आईक्यू क्या है। अब कौन सा आईक्यू वाला बच्चा किस कैटेगरी में जाएगा? अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक टेबल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उस टेबल के माध्यम से हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि किस एज का बच्चा किस कैटेगरी में जाता है। मैं साइकोलॉजी का विद्यार्थी हूं और मनोविज्ञान ही पढ़ाता हूं। मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं, किसी भ्रम में नहीं रखना चाहूंगा। आप 10 किताब उठाओगे, ये वैल्यूज आपको वेरी करती हुई मिलेंगी। लेकिन वेरी क्या होगा? 1-1, 2-2, 3-3 मार्क्स के आगे पीछे होते हैं और कुछ नहीं होता। लेकिन जो सबसे पॉपुलर, प्रचलित, जो सबसे टेबल यूज किया जा रहा है, दैट इज गिवन बाय द टर्मन। वो किसका है? टर्मन का है, जिन्होंने बताया। आप इस टेबल को देखिए, वो कहता है जिनकी आईक्यू 20 से कम है, दे आर जड़ बुद्धि, उनको कहा गया इडियट।
ये क्या होते हैं बाद में अपन देखेंगे। जिनकी 20 से 59 है वो कहलाएंगे हीन बुद्धि, जो 70 से 79 है 60 से 69 है मंद बुद्धि। अब जो आप मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन की बात करते हो, मंद बुद्धि बच्चों की बात करते हो, वो आते हैं आपके 60 से 69 कैटेगरी वाले। नाउ अगर 70 से 79 है, ये आपके कहलाए सीमांत मंद बुद्धि। दे आर बॉर्डर लाइन केसेस, यानी यहां से मानसिक मंदता शुरू होती है, यहां से मानसिक मंदता आरंभ होती है। तो जो जितने भी आपके मेंटल रिटार्डेड स्कूल्स हैं उसमें अगर आप चले जाओ तो वहां पर इस प्रकार के बच्चों को हम एडमिशन देते हैं ताकि उनको कुछ सिखाया जा सके। 80 से 89 जो बच्चे हैं, यहां जो मंद लिखा है, इसका मतलब दे आर नॉट मानसिक मंद नहीं है, वो स्लो लर्नर हैं, उनको समझने में टाइम लगता है, देर से समझ में आती है। यानी आईक्यू एवरेज नहीं है, औसत नहीं है, आप समझाओ, बार बार बताओ, तब उनके समझ में आती है, तो दे आर स्लो लर्नर। अगर आपका आईक्यू 90 से 109 आ गया के बीच आया, देन यू आर एवरेज, तब आप बुद्धि में सामान्य हैं। वैसे भी देखिए, मैं आपको करके दिखा दूं, अगर एक बच्चे की मेंटल एज 15 साल और वास्तविक एज भी उसकी 15 साल है, तो उसका आईक्यू क्या होगा? आईक्यू बराबर है MA अपॉन CA। तो MA कितनी है? 15, CA कितनी है? 15 इंटू 100। अब 15 को काटा 1 से गया, आईक्यू कितनी हो गई? 100। 15 साल का बच्चा 15 के बराबर ही काम कर रहा है, ना उसके ऊपर ना उसके नीचे, तो क्या हो गया? एवरेज, औसत हो गया। क्लियर? उसके बाद अगर 110 से 119 आती है, इसको कहते हैं श्रेष्ठ। 120 और 139 के बीच में आती है तो अति श्रेष्ठ, और अगर 140 के बाद आती है तो यह कहलाता है आपका प्रतिभाशाली जीनियस बालक। तो जो आईक्यू आएगा उसकी जो व्याख्या होगी वो आईक्यू के टेबल के आधार पर करेंगे कि बच्चा किस कैटेगरी में आता है। क्लियर? अब इनके अर्थ क्या है, ये जब कभी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की बात होती है तब वहां पर बात करेंगे कि जड़ बुद्धि किसे कहते हैं। अभी मैं केवल आज आपको आईक्यू के कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। अब मैंने आज आपको बताया आईक्यू क्या है, आईक्यू निकालते कैसे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। अब आपके मन में आएगा कि मैं बार बार कह रहा हूं टेस्ट, मैं केवल एक ही चीज बोल के इस बात को आज के अपने बात को समाप्त करूंगा। इन बुद्धि को मापन के लिए, आईक्यू मापन के लिए हमारे पास टेस्ट हैं, और इन टेस्ट की शुरुआत पहला मानकीकृत परीक्षण स्टैंडर्डाइज टेस्ट 1905 में बना था आल्फ्रेड बिने के द्वारा फ्रांस के अंदर। फिर उसका 1908 में रिवीजन हुआ, 1911 में फिर रिवीजन हुआ। ये बुद्धि परीक्षणों का इतिहास है, वो जब इतिहास की बात करेंगे तब बात करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में आपको यह समझाने का प्रयास किया गया कि बुद्धि लब्धि का कंसेप्ट क्या है, क्योंकि बुद्धि लब्धि के कंसेप्ट के बारे में कंफ्यूजन होता है। इसलिए कभी गलती मत करना। कंसेप्ट स्टर्न ने दिया, यूज किसने किया? टर्मन ने किया। किस टेस्ट में किया? स्टैनफोर्ड बिने में। किस ईयर में? 1916 में। स्टर्न ने कब दिया? 1912 में। निकालने का फार्मूला MA अपॉन CA इंटू 100। परिभाषा मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात, और ये उसकी रही व्याख्या। तो ये था आज के बुद्धि लब्धि के बारे में। मुझे आशा है कि आपको कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। अब अगले वीडियोस में मैं आपके समक्ष फिर प्रस्तुत हाजिर होऊंगा, और उसमें मैं आपको अलग पर्सनालिटी, मोटिवेशन, लर्निंग, इनके कंसेप्ट को समझाने का प्रयास करूंगा। हमारे दीक्षा क्लासेस का यही प्रयास है। मनोविज्ञान यहां जब भी होता है, मैं पढ़ाता हूं, तो मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि बच्चे को, विद्यार्थी को कंसेप्ट की क्लैरिटी दो। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कभी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर हमने रटकर गाइडों से, जो पढ़ते हो आप लोग अक्सर गाइडों से बच्चे पढ़ते हैं, गाइडों से रट कर लिया तो हमारा मनोविज्ञान का क्वेश्चन सही नहीं होगा, क्योंकि सीधे क्वेश्चन ना आकर एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं अगली कभी क्लास में जब आपसे रूबरू हूंगा तो आपको यह भी बताने का प्रयास करूंगा कि परिभाषाओं पर सवाल कैसे आ सकता है। परिभाषाओं पर, जिसको मैं अक्सर अपनी क्लासों के अंदर एक्सप्लेन भी करता हूं। बच्चे कहते हैं कि सर परिभाषा तो लिखनी होती है। अब हमें लिखनी तो आएगी नहीं, पेपर ऑब्जेक्टिव आना है, तो हम परिभाषा क्यों पढ़े? लेकिन परिभाषा पर भी क्वेश्चन पूछने के अपने तरीके हैं। फिलअप कर देते हैं, किसने दी, इत्यादि इत्यादि। वो जब टॉपिक आएगा उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।